संविधान का है तू ही शिल्पकार। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बाबा साहब की 131वीं जन्म दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कौन थे अम्बेडकर? क्या वह सिर्फ एक शास्त्रकार ही थे या सिर्फ एक दलित नेता ही? प्रधानाचार्य को बुके देकर सम्मानित करें। कलम और शिक्षा की ताकत से क्या नहीं हासिल किया जा सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है वो सोच जिनका नाम है भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत का संविधान इन्हीं की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन एक बहुत बड़ी और अनोखी प्रेरणा है। बराबर जीने का हक और अपने अधिकारों के लिए किसी के आगे ना झुकना और आखिरी सांस तक अपने कार्य को करते जाना ही इनके व्यक्तित्व की परिभाषा है। पेशे से एक वकील और महाविज्ञानी, एक लोक नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक अमर बुलंद शक्ति है जिनसे सभी को एक सलीका जीने की उम्मीद और हौसला दिया है। एक महान व्यक्ति ने कहा है, शिक्षा के बगैर और शिक्षक के बगैर आप सभ्य और समृद्ध समाज की स्थापना नहीं कर सकते। हमारा ज्ञान हमें जानकार बना सकता है पर समृद्ध नहीं। हमारे ज्ञान को धारा देने के लिए हमारे शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी। उनसे विनती करते हैं कि वे स्टेज पर आके दीप प्रज्वलित करें और इस शुभ समारोह को प्रारंभ करें।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं माननीय शिक्षकगण। रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मात्र बस 3 शब्द नहीं है, यह हर भारतीय का जीवन उद्देश्य होना चाहिए। और आज अब मैं इस शुभ अवसर पर आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर डॉक्टर गगन गर्ग सर को कि वह मंच पर आए और म्यूजिक एवं आर्ट सोसाइटी का ऑफिशियल रिलीज की प्रक्रिया को आरंभ करें। सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ इस अम्बेडकर जयंती महोत्सव का इस शुभारंभ करने के लिए। और ऑन द बिहाफ ऑफ कल्चरल कमेटी आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रिंसिपल सर टू इनॉग्रेट म्यूजिक सोसाइटी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। CMS सर, डॉक्टर सुशील सर, पल्लवी पांडे मैम। So I welcome you all on 131st birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. Apart from so many things said about Ambedkar Jayanti and Dr. Ambedkar, today I had some time to just go through his biodata. So what I noticed that he was BA Honours in Economics from one of the universities from Maharashtra. Then he moved on abroad. Then he received his doctorate in economics. So basically he was a man of economics. And with the due course of time, what experience I have gathered, I feel in the development of any nation, in the development of any state, or in the development, even if we talk about the global development, economics principles are the fundamental principles. And everything evolves around economics. That is probably the aspect which we do not appreciate. If economic development of any society, of any nation, of any state is up to the mark, if they are following sound economic principles, then everything comes to an alignment, be it education, be it social education, be it social parity, and you can count anything, whether it is sector of health, it is sector of defense, whatsoever it is. If our fundamentals means the fundamental policies about economic development are sound at national, state level, then the development is an easy flow, it is a spontaneous flow. So probably this is the aspect which has not been discussed among the various features of the biodata of Dr. Ambedkar. So I will suggest all of you to have a look at his biodata, that he was basically a man of economics. So with again, I will congratulate all of you
and people who have gathered here to celebrate the birth anniversary of Dr. Ambedkar. So please continue with the program. Thank you. धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी। इससे आगे चलते हुए 1990 में संविधान निर्माता बाबा साहेब जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आइए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन दृष्टि पर नजर डालते हैं। इसके लिए मैं 2021 वर्ष की दीपिका, सुमित डागर और नवरत्न शर्मा का स्वागत करना चाहूँगा। निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, वरिष्ठगण एवं मेरे सभी सहपाठियों को मेरा करुणामयी जय भीम एवं यहाँ उपस्थित सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे बाबा साहेब जैसी महान शख्सियत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ शब्द रखने का मौका दिया। बाबा साहेब की शख्सियत वो मशाल है जो कभी बुझ नहीं सकती। वो आज भी लाखों करोड़ों तूफानों से लड़ने का दम भरती है। मैं जब भी बाबा साहेब के बारे में जिक्र भी करती हूँ तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। बाबा साहेब ने संघर्ष तो बहुत किया था, ये हम सभी जानते हैं, पर क्या संघर्ष किया था और उस संघर्ष से उन्होंने क्या प्राप्त किया, शायद ये नहीं था। बाबा साहेब का सबसे बड़ा संघर्ष था उनकी 4 संतानों का होना। उन्होंने खुद अपने आंखों से अपने बच्चों की मृत्यु देखी थी। उन्होंने खुद उन्हें अपने हाथों से दफनाया था। सदी के महानायक तो बहुत होते हैं, पर इस युग के महानायक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी ने कहा था कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूरज का दर्जा देते। ऐसा हो तो नहीं सका, पर बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की एक प्रतिमा बनवाई। उस प्रतिमा के नीचे लिखवाया सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का प्रतीक। साथियों, ज्ञान हासिल कर ज्ञान का ही प्रतीक बन जाना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है और ऐसा कर दिखाने वाले पूरे विश्व में एकमात्र युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। अपने आगे की बात को एक कविता के माध्यम से कहकर आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। भीम मेरा देश की है शान देखो, करता हर जर्रा उसको नमस्कार देखो। गौरव है देश का, अभिमान है वो, सबको अपने आगे झुका दे ऐसा विद्वान देखो। संघर्षों से पीछे हटाना देखो, पल पर रोया फिर भी दहाड़ देखो। रातों को भी उसने दिन किया था, इरादों से था बलवान वो देखो। ज्ञान का प्रतीक किताब को देखो, सूरज के समान आग है देखो। मेरे भीम जैसा ना कोई हुआ है, महानों में महान वह इंसान देखो। शोरगुल संसार में सुनसान वो देखो, देश के नाम पर बच्चे कुर्बान देखो। पत्नी रमाबाई ने दिया साथ जो, भीम से मेरे बाबा साहेब बने देखो। जय भीम, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, वरिष्ठगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित डागर है और मैं MBBS प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। वैसे तो बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु मैं 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा कि वो अपने समय से आगे थे, इतिहास से बढ़े। समय से आगे थे, इतिहास से बढ़े। वह हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है।
भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब को आज पूरा देश एक संविधान निर्माता और एक महान नेता के रूप में देखता है, परंतु समाज में बाबा साहब महिलाओं के उत्थान के लिए इतने गंभीर थे, यह उनकी एक पंक्ति से समझा जा सकता है कि बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की को मैं इस बात से देखता हूँ कि उस देश की महिलाएं कितनी शिक्षित है। उनकी आधुनिक सोच और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समय भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद किए हुए था, उस समय बाबा साहब कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव एक्ट लेकर आए, जिसमें कामकाजी गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दी जाती थी। बाबा साहब 1950 में संविधान में महिला मताधिकार लेकर आए, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिला मताधिकार 1971 में आया। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें महिलाओं को तलाक देने का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार और संपत्ति के जैसे अधिकार दिए गए। बाबा साहब कहते हैं कि देश में महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा, और इस हेतु समाज में महिलाएं शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं मेरे एक संदेश के साथ विदा लेना चाहूँगा कि बाबा साहब के विचारों को हम सब दिल से अपनाएंगे, कि बाबा साहब के विचारों को हम सब दिल से अपनाएंगे। अकेले मुझसे कुछ ना होगा दोस्तों, हम सब मिलके बाबा साहब के मिशन को चलाएंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, समस्त शिक्षकगण, वरिष्ठगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवरत्न शर्मा है और मैं MBBS प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज हम यहाँ भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और उनकी शिक्षा, अपनी शिक्षा और दूरदर्शिता वाली सोच का दम पर उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब को 11 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। उनका मानना था कि भाग्य को बदलने के लिए एकमात्र सहारा है और वो है शिक्षा। वे युवाओं से कहा करते थे कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। उनकी महानता का अंदाजा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि वे एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है। बाबा साहब को पुस्तकों से काफ़ी लगाव था। उनके बारे में एक प्रसिद्ध लेखक ने वर्णन करते हुए लिखा है कि बाबा साहब का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालय में संसार में सबसे बड़ा था, और इसका अंदाजा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जब 1956 में बाबा साहब का देहांत हुआ, तब उनके निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 पुस्तकें थी। बाबा साहब को 1990 में उनके मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। वे भारतीय इतिहास के महान व्यक्तित्व और राष्ट्र के एक सच्चे नायक थे। अंत में मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि कर गुजर गए वह भीम थे, कि कर गुजर गए वह भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद दीपिका, सुमित और नवरत्न। अब आगे बढ़ते हुए हम सब में एकता के लिए जागरूक करने के लिए 2021 वर्ष की छात्राएं आना चाहेंगी। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन,
ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, आबाद मेरे वतन, तू, है वतन, मेरे वतन, आबाद मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। अब मैं इस क्रम में आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम के 3 पहलू हैं, डॉक्टर भीमराव और अम्बेडकर। डॉक्टर उनके नाम के आगे उनकी शिक्षा की वजह से लगा। भीमराव उनकी माता जी भीमाबाई से लिया गया, और अम्बेडकर नाम के पीछे थोड़ी सी एक रोचक कहानी है, क्योंकि उनके पिताजी ने उनका नाम अम्बा डवेकर रखा था, अम्बा डावी गाँव की वजह से। तो फिर जब उनके जो शिक्षक थे कृष्ण जी केशव अम्बेडकर, तो उन्होंने उनका नाम सरल करने के लिए अम्बा डवेकर से अम्बेडकर नाम लगाने को कहा, और उन्होंने आजीवन उनका आदर करने के लिए उस नाम को अपने क्या कहते हैं नाम के पीछे लगाया रखा। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्षपूर्ण और सफलता से भरे जीवन पर रोशनी डालने के लिए 2021 सत्र के 2 छात्रों को बुलाना चाहूँगा। हर्ष और अजय पाल कृपया मंच पे आए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, शिक्षकगण, वरिष्ठगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम हर्ष रॉय है और मैं प्रथम वर्षीय MBBS छात्र हूँ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 14 अप्रैल है, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया इस दिन को समानता दिवस एवं ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाती है। बाबा साहेब जी को विश्व में उनके आंदोलनों, संविधान निर्माण एवं प्रखंड विद्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें विश्व की प्रेरणा कहकर गौरवान्वित भी किया है। बाबा साहेब जी का जन्म महाराष्ट्र के अंबावड़े गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्हें देश का पहला कानून एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। बाबा साहेब जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें वे सफल भी हुए। बाबा साहेब जी ने अपने विचारों से लोगों को सशक्त बनाया और उनकी उन्नति में सहायता भी की। इसीलिए लोग आज भी उन्हें दिल से याद किया करते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज का दिन है बहुत महान। सूरज बनकर चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का काम, बना गए हमारे देश का संविधान। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। जन्म दिवस पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, समस्त शिक्षकगण, समस्त वरिष्ठगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अजय पाल सिंह है। मैं MBBS प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की, उसी के आधार पर उन्होंने संघर्ष किया।
बाबा साहब कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा जो। बाबा साहब की शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रहण हुई। बाबा साहब की बुद्धिमत्ता को देखते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से सम्मानित किया। बाबा साहब बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में बहुत रुचि रखते थे। बाबा साहब के द्वारा लिखित द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एवं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, 2 पुस्तकों के आधार पर आगे चलकर भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बाबा साहब अपने जीवन का अधिकतर समय अपने परिवार को न देकर के समाज में और देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित करते थे। इसीलिए बाबा साहब द्वारा रचित संविधान हमें विभिन्नता में एकता का परिचय देता है। मैं अपनी कुछ अंतिम वाणी को इस प्रकार कहना चाहूँगा कि फूलों की कहानी को बहारों ने लिखा है, फूलों की कहानी को बहारों ने लिखा है, रातों की कहानी को सितारों ने लिखा है। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी को बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमान पर एक ऐसा दीपक बाबा साहिब कहलाया था। इस सभा में मौजूद सभी अतिथिगण को हमारा नमन। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब ने कम आयु में जो संघर्ष किया था, वही आगे चलकर उनकी सफलता का कारण बना। उनके जीवन का एक पल 2021 जत्थे के छात्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मंजुला, अरे ओ मंजुला, ये क्या कर रही है तू? तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, आके मेरी चूल्हे चौके में मदद कर। भीमा, अरे ओ भीमा, आया आई। ये देख तेरी बहन क्या कर रही है। तेरी किताब खराब हो जाए ना, फिर मत कहना
समझाता हूँ। हाँ हे भगवान, ये तू इसको क्या सिखाने लग गया? इसको चूल्हा चौका सीख कर दूसरे के घर जाना है। तू जा यहाँ से, चल जा। जी है। मंजुला, तू आ मेरे पास। हीमा भाई, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है और समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है। इसी से तो समाज की प्रगति होगी। लेकिन हमारे समाज ने तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया है। बाबा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, तू क्यों परेशान है? पूछ। बाबा, दीदी क्यों नहीं पढ़ सकती है? बेटा, तुझे और तेरी बहन को पढ़ने की पूरी आजादी है। ये सब तो समाज की पुरानी कुरीतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। अगर हमें इन कुरीतियों को मिटाना है तो हमें भी अपनी महिलाओं को पढ़ने का पूरा हक देना होगा। बाबा, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम भी पढ़ सकती हो। महिलाओं की प्रगति से ही तो समाज की प्रगति का पता चलता है। बाबा, हमें सभी चीजें करने की आजादी क्यों नहीं है? बेटा, आजादी मन से होती है। अगर तुम्हारा मन आजाद है, तुम्हारे मन में कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की इच्छा जागृत है, तो तुम आजाद हो और वह आजादी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जी बाबा, मैं आज से इतनी मेहनत करूंगा कि समाज को इन कुरीतियों से मुक्त कर सकूं। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। चलिए दीदी, मैं आपको अपनी किताबें दिखाता हूँ। जी भैया। समय के साथ साथ समाज की कुरीतियां तो मिट गई, पर बाबा साहब ने इसके लिए दिन रात संघर्ष किया। खैर, कहते हैं बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका बलिदान भी बड़ा होना चाहिए, और बाबा साहब को इस बात का बखूबी एहसास है। आइए इस बात को और गहराई से जानें, किस तरह उन्होंने अपने पुत्र को खोकर भी समाज के लिए अपना संघर्ष रुकने नहीं दिया था। भीमराव, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लंदन हमें आज ही निकलना पड़ेगा, चलिएगा। भीम, ओ भीम। अरे भैया, आप यहाँ कहाँ जा रहे भीम? भैया कुछ आवश्यक काम से जा रहा था। तू काम छोड़, जल्दी घर चल। क्यों, क्या हुआ भैया? राजेंद्र की तबीयत ज्यादा खराब है। तो भैया आप और रमा उसको वैद्य के पास ले जाइए। तू समझ ही नहीं रहा, तेरा घर जाना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है भैया, चलिए। चलो भी, जल्दी आओ। रमा, संभालो खुद को रमा। रमा, शांत हो जाओ रमा। कैसे संभालूं मैं खुद को? रमा, तुम शांत हो जाओ रमा। मेरा बेटा, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? रमा, ये क्या हो गया रमा? मैं सूचना पहुंचाने में आज आप लंदन नहीं आ पाएंगे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम जरूर जाएंगे। रमा, मुझे जाना होगा रमा। कहाँ जाने का? एक आवश्यक काम से जाना होगा रमा। क्या हमारे बच्चे की हालत ऐसी है और आपको अपने काम की लगी है? कैसे काम है आप? समझने की कोशिश करो रमा, मुझे जाना ही होगा, समाज को मेरी जरूरत है। तू ये क्या समाज करता रहता है? समाज छोड़, तू अपने घर की स्थिति को देख। तेरा यहाँ रहना ज्यादा आवश्यक है। मैंने अपना एक बेटा तो खो दिया, लेकिन अपने एक बेटे के लिए मैं अपने करोड़ों बेटों का बलिदान नहीं दे सकता। चलो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए अनगिनत अमूल्य कार्य किए हैं, परंतु उन्हीं में से एक कार्य है हिंदू कोड बिल। बाबा साहब का कहना था कि मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की। अरे यार, गणेश गिरोगे कुछ बढ़िया गाना गाए।
अरे यू का हमारे का बढ़िया खाना खिला देगा, इतना तो खुद इसके घर खाना नहीं मिलता। खाना खाना खाना, आज तुम दोनों का खाना मेरे घर पे होगा। चलो सावित्री, ए सावित्री, सावित्री, मेरे दोस्त बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं, 5 मिनट में खाना लगा दे। खाना कैसे बना खाना? सारी तनख्वाह तो आप अपने इस नशे में उड़ा देते हैं। अब तू मेरे से ऐसे बात करेगी? मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी दारू और मेरी मर्जी, जितना मेरा मन होगा उतनी पीऊंगा। तू होती कौन है? अगर मेरी बात मानेगी तो ही घर में रुकेगी, नहीं तो निकल जाए इस घर से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाएगी? जा, चली जा अपने मायके। अगली बार मेरे घर में तूने कदम रखा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, ये घुटनों का दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। माँ, बेटा, सावित्री, तू अचानक सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, मुझे उस घर में नहीं रहना। माँ, मुझे उस घर में नहीं रहना। क्यों बेटा? माँ, वो हर वक्त नशे में रहते हैं, घर में तनख्वाह ताना कर रही है, मैं क्या करूँ? संभाल बेटा, सब ठीक होगा। माँ, कुछ ठीक नहीं हो सकता, मुझे उनसे तलाक चाहिए। माँ, क्या तलाक चाहिए? तूने कभी सोचा है तू तलाक लेके कहाँ जाएगी और क्या करेगी? कौन देगा तुझे सहारा? कौन? शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं, और तुझे उसके पास वापस जाना ही होगा। माँ, क्या ये घर मेरा नहीं है? भैया देखो ना, माँ क्या कहती है। क्या इस घर संपत्ति में मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं, औरतों का समाज में संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। जा, लौट जा अपने पति के घर, निकल जा यहाँ से। हे भगवान, मैं क्या करूं? सन 1948 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इस बिल के अनुसार पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया। परंतु इस बिल की पेशकश के दौरान संविधान संशोधन समिति में इसका काफी विरोध किया गया, जिस कारण बाबा साहब ने अपने पद को ठुकराने की पेशकश की थी। परंतु अंत में इस बिल को पास कर दिया गया और महिलाओं को बहुत बड़े अभिशाप से मुक्ति मिली। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर एक न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। मैं हूँ हमारे भारत देश का संविधान में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में निर्माणित किया गया था। क्या आप सभी हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं? नहीं। तो आज मैं आप सभी को हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों से अवगत कराता हूँ। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय समाज में असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस अधिकार को प्रथम स्थान प्रदान किया। कानून के समक्ष समानता सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए समान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है,
जिसमें सभी नागरिकों को धार्मिक कार्यक्रमों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता एवं शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने व न करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अतः हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का संपूर्ण अधिकार है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका संचालन करना है। अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि यह अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार जान गए होंगे। जी हाँ। बाबा साहब का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2021 सत्र की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम तर्जुमा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं 2021 जत्थे के छात्रों को उनके गायन प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा कलमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा ईमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी जूनियर्स का कि उनके अथक प्रयासों से कोरोना महामारी की 3 लहरों के बाद आज इतने बड़े स्केल पे फिर से 131वीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का फिर से आयोजन संभव हो सका। और आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर नवाब सर को कि वह मंच पर आए और अपने शब्दों से इस सभा को संबोधित करें। तो पहले तो मैं आप लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन सभी छात्रों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस प्रांगण में इतना सुंदर प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इस जयंती पर किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर मौजूद सभी मेरे साथीगण, सभी स्टूडेंट्स, नर्सेस, कर्मचारी और जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं थोड़ा सा बाबा साहब के जीवन पर कुछ रोचक बातें या कुछ तथ्य आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था और जो जगह थी वो मध्य प्रदेश में महू नगर में जो है एक सैन्य छावनी थी, उसमें हुआ था। बाबा साहब के पिताजी का नाम जो था वो रामजी मालोजी सतपाल था और भीमाबाई उनकी माताजी का नाम था। और जो बाबा साहब थे वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी संतान थे। बच्चों ने बताया कि बाबा साहब का नाम आम्बेडकर कैसे पड़ा। होता क्या था कि पहले महाराष्ट्र में गांव का नाम भी ऐड किया जाता था नाम के पीछे। तो उनका जो गांव का नाम था वो था आमडवे गांव। तो आमडवे गांव था तो नाम के पीछे आमडवेकर लगाया करते थे वो। तो उनके गुरुजी होते थे और गुरुजी का नाम था, वो ब्राह्मण शिक्षक थे, उनका नाम था कृष्णा केशव आम्बेडकर जी। तो उन्होंने उनका नाम सरल बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत उनसे स्नेह करते थे, क्योंकि बाबा साहब एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। तो ये जो शिक्षक थे कृष्णा केशव आम्बेडकर जी, ये उनको बहुत पसंद करते थे कि भाई आप बहुत अच्छे हो और इस तरीके से आपको अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखनी चाहिए। और इसी के चलते कि भाई तुम ऐसा करो, मेरा टाइटल है आम्बेडकर, ये लिख लो। तब से जो है अपने गुरु का मान रखने के लिए, उनको आदर देने के लिए आजीवन बाबा साहब ने अपना नाम के आगे आम्बेडकर लगाया रखा। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। 7 नवंबर 1900 को बाबा साहब ने स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लिया था और महाराष्ट्र में ये आज भी विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले दलित समाज में चौथी कक्षा में जाना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो बाबा साहब जब चौथी कक्षा में उत्तीर्ण हुए तो एक तरीके का उत्सव मनाया गया और वहाँ पर जो है उस उत्सव में एक लेखक थे दादा तेलुस्कर, उन्होंने जो है बाबा साहब को एक बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट कर। उस जीवनी को पढ़ने के बाद बाबा साहब का जो रुझान था वो बुद्ध धर्म की तरफ बढ़ा। माध्यमिक शिक्षा जो हुई थी बाबा साहब की वो मुंबई में एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई थी। फिर बाद में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया। और उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन किया
फिर जो है मात्र 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए बाबा साहब, ठीक है। और सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ये जो है बड़ौदा के महाराज थे, राजा थे, उन्होंने जो है इनको स्कॉलरशिप दी ये पढ़ने के लिए कि भाई आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें, आप बहुत ही मेधावी हैं। तो बाबा साहब को किसी भी एक कोई पर्टिकुलर टाइटल नहीं दिया जा सकता। वो समाज की इतनी सारी विसंगतियां उन्होंने दूर करी, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े। आज जो आप सरकारी नौकरी 8 घंटे की देख रहे हैं, ये पहले 12 घंटे की हुआ करती थी। आप तो करो, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, ये बाबा साहब की देन है। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करना, ये कोई छोटे मोटे काम नहीं। और वो भी जब प्राइमरी स्कूलिंग के समय बाबा साहब को कक्षा में भी अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं एक ऐसा बच्चा कि जो अंदर भी नहीं बैठ रहा है क्लास में, वो इतने बड़े डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बाबा साहब का पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, समाज में जो भी असमानताएं थी उन विसंगतियों को दूर करने के लिए और महिला शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। हमें चाहिए कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मेहनत से ही सब कुछ मुमकिन है, एजुकेशन से सब कुछ मुमकिन है। बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा, उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। संविधान की अगर हम बात करते हैं, एक बच्चे ने बताया कि बाबा साहब को पढ़ने का बड़ा शौक था, सभी को पता था। और उनका जो व्यक्तिगत पुस्तकालय था उसमें 50,000 से भी ज़्यादा किताबों का संग्रह था, आज भी मौजूद है। और आज भी वहाँ पे पुस्तकों का मेला उनके सम्मान में लगाया जाता है, ये बड़े सम्मान की बात है। और कहीं ना कहीं पुस्तकों से जुड़ाव के कारण ही वो देश के लिए इतना सब कुछ कर पाए। अभी मैं बात करता हूँ संविधान की। तो संविधान लिखने के लिए बाबा साहब ने इतनी मेहनत की कि सबसे पहले तो उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा। 60 संविधान मायने रखती है ये बात। और इसीलिए बाबा साहब को जो है भारत के संविधान का पिता की मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णाचार्य ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य को ध्यान से देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है।
दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया। एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारण उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए अंततः यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अम्बेडकर पर पड़ा। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके आभारी हैं और इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है। तो काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हुए कि सारा भार बाबा साहब पे ही पड़ा और उन्होंने इस बड़े काम को तय समय में पूरा करके दिखाया। तो प्यारे बच्चों और सभी हमारे जो साथ के अध्यापकगण हैं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपने देश की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए और बाबा साहब के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर मनोज सर को कि वह मंच पर आएं और अपने शब्दों से सभा को संबोधित करें। थैंक यू शिक्षक। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्रगण, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और उन सभी छात्रों को और जो फैकल्टी इन्वॉल्व रही है आज के प्रोग्राम में, उन सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे बाद, जो बीच में कोरोना का वक्त आ गया था उसकी वजह से प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे काफ़ी, तो आज एक लंबे टाइम के बाद डॉक्टर अंबेडकर सर की जयंती का जो ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया है वो बहुत ही धन्यवाद लायक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल इससे भी अच्छा प्रोग्राम आप लोग आयोजित करते रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर सर के बारे में सभी ने, उनके जीवन के बारे में सभी लोग प्रकाश डाल चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर सर का जो आपने फोटो देखा है कहीं पे भी, जो उनकी मूर्ति देखी है, उसमें लगभग एक जैसे ही फोटो है, जिसमें अगर उनके मूर्ति पे ही ध्यान दो या उनके फोटो पे ही ध्यान दो तो वो उनका पूरा चित्र ही प्रेरणा के लायक है। जैसे कि उनके हाथ में जो संविधान है, अगर आप संविधान उसको माने या फिर एक किताब माने तो वो एक शिक्षा का प्रतीक है, तो वो भी प्रेरणा का स्रोत है, शिक्षा जो उन्होंने संविधान अपने हाथ में लिया हुआ है। दूसरा है कि जो उनकी वेशभूषा है, उनकी जो ड्रेसिंग है, वो भी प्रेरणा का स्रोत है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, वो भी अपने आप में एक स्रोत है प्रेरणा का। उनके आप फोटो देखें, क्लियर करता है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो चश्मा उन्होंने लगाया है वो एक दृष्टिकोण का स्रोत है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। शिक्षा से पहले हमारा दृष्टिकोण क्या होता है और शिक्षा के बाद हमारा दृष्टिकोण किस तरह से बदलता है, ये भी प्रेरणा का स्रोत है। तो मेरा ये मानना है कि, और एक और है जो उन्होंने एक उंगली उठाई हुई है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जो ये समाज है यही तभी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो उनकी जो मूर्ति है, जो चित्र है, वो उसमें एक एक चीज प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर से पहले और आज भी
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काल्पनिक चली आ रही हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ, लोगों में भ्रम फैलाना। तो जब भी कोई चीज़, कोई परंपरा लागू होती है तो उसके पीछे दो ही वजह होती हैं। या तो वो परंपरा तर्कसंगत होगी, लॉजिकल होगी, तर्क पर आधारित होगी, या फिर उसमें होगा स्वार्थ। और वो स्वार्थ हो सकता है कि लोगों में भ्रम फैलाकर अपना स्वार्थ हासिल किया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर से पहले और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काल्पनिक थी, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं मिलता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया है, जो भी विचार व्यक्त किया है, जो भी अपना दृष्टिकोण रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ तर्क पर आधारित था, वैज्ञानिक था, तर्क पर आधारित था। कोई काल्पनिक चीज़ों उन्होंने नहीं कही होगी। तो शिक्षा का ये महत्व है। और उन्होंने तीसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, ठीक है, तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिसमें तलवारें चली हैं, बंदूकें चली हैं, तोप चली हैं, टैंक चले हैं। लेकिन मेरी नज़र में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बिना तलवारों के लड़ाई लड़ी है। एक तो है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बिना किसी मार काट के, बिना किसी हिंसा की अपनी लड़ाई आज़ादी की लड़ी। और एक है डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने ना किसी को गाली दी, ना किसी को थप्पड़ मारा, ना किसी की बुराई की, ना किसी को ब्लेम किया। शिक्षा के सहारे ही उन्होंने अपनी पूरा जीवन संघर्ष किया है। और ना केवल अपने आप को दलदल से निकाला है, बल्कि पूरे समाज को, पूरे समाज में ऐसा ही नहीं है कि दलित थे या पिछड़े थे, उन्होंने पूरे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। संविधान उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं बनाया है, जैसे लोग कहते हैं कि दलितों के लिए बनाते, पिछड़ों के लिए नहीं। उन्होंने समाज भारत के हर नागरिक के लिए बनाया। उसमें जो अधिकार दिए गए हर व्यक्ति को दिए गए, केवल दलितों को नहीं दिए गए। कुछ लोग उनको आरक्षण से जोड़कर ही केवल देखते हैं और उनकी बुराई करते हैं, लेकिन अगर वो वाकई में शिक्षित होते हैं तो वो सोचता ही नहीं ऐसा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए हर अधिकार दिया। दलितों का नेता कहना तो अपने आप में अशिक्षित होना है। और अब मैं ये शब्द ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हैं, एक टीचर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती बनाने से ही काम नहीं चलेगा। सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया उस पे चलने से काम चलेगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया वो है शिक्षा का रास्ता, उस पर चलने से ही फायदा होगा। हम हर साल डॉक्टर अंबेडकर जयंती मना लेते हैं, फिर उन्होंने क्या पढ़ाया है, क्या रास्ता दिखाया है, उस पर नहीं चले तो वो जयंती मनाने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो सबसे पहले तो कि आप लोग जो क्लासेज होती हैं उसमें अपनी अटेंडेंस प्रॉपर रखो, 100% रखो। डॉक्टर अंबेडकर को कई बार अवार्ड मिला था 100% अटेंडेंस के लिए। तो अगर उनको उनके रास्ते पे आपको चलना है तो आप अपनी अटेंडेंस 75% है क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए, आप 100% रखो। इसी के लिए तो आए हो यहाँ पे, उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का? डॉक्टर बनने आए हो, पढ़ो यहाँ पे, अटेंडेंस अपनी प्रॉपर रखो। दूसरा ये कि एक हीन भावना जो होती है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हर व्यक्ति हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है, तो एक हीन भावना जो होती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, और किसी तरह का जो हेजिटेशन होता है वो आपकी परफॉर्मेंस में, आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधा है, वो बाधा डालता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर को किसी तरह की हीन भावना है या कोई हेजिटेशन है, तो वो हीन भावना का जो हेलमेट है उतार के फेंक दो, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व के विकास में रुकावट बनेगा।
और आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो हीन भावना किसी तरह की नहीं रखनी है और अपनी अटेंडेंस प्रॉपर रखो, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो। आप ये याद रखो कि डॉक्टर अंबेडकर में जो रास्ता दिखा है उस पर चलना है और जो हमारा उद्देश्य है उसको उस पर ध्यान दें। जो हमारे जो लेटेस्ट बैच आया 2021 बैच, क्योंकि वो लेटेस्ट बैच है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैसेज, क्योंकि उनकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और अंत में मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ जो आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणा आपको मजबूत रखेगा। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कर रहा हूं शायद। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। तू है साथी अपना, कोई दूजा नहीं तेरा, अपनी हर मुश्किल में तू अकेला ही मुस्कुरा, जग में तू सबसे बड़ा है, दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यापक जी। अब समय है सभा को स्थगित करने का। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जाने से पहले प्रसाद जरूर लेकर जाएं। जय भीम, जय भारत, भारत माता की।